क्या हो गया विपक्ष का गेम ओवर? ममता नीतीश की राह पर क्यों चल पड़े केजरीवाल? क्यों न्याय यात्रा से भारत जोड़ने निकली कांग्रेस नहीं जोड़ पाई विपक्षी कुनबा? वाकई विपक्ष की सामूहिक चुनौती चुनाव से पहले ही हो गई है खारिज? अगर बीजेपी को मिल गया है फ्री हैंड तो इंडिया का भविष्य क्या? तो नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। एक शेर है, मजबूरियों का ऐसा तकाजा था कि हम सफर बन गए, फिर जब करीब से आईना देखा तो हमराह भी ना रहे। कुछ ऐसी ही हालत हो चली है इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की, जहां कुछ वक्त पहले तक विपक्षी एकता अखंडता के नारों से गुलजार रहने वाला इंडिया का मंच अब लोकसभा चुनाव के करीब आने से पहले ही वीरान हो चला है। न्याय यात्रा के बंगाल में कदम रखने से पहले ही ममता दीदी नाराज हो गई। ऐसे में उनकी नाराजगी से अभी उबरने की कोशिश हो ही रही थी कि बिहार की दहलीज पर राहुल की दस्तक से एक दिन पहले ही नीतीश बाबू पलट गए। अब इन सब के दरमियान किसी तरह दिल्ली में सत्ता के सिंहासन तक की दूरी तय करने के समीकरण को साधने के ख्वाब अभी संजोए ही जा रहे थे कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी छिटक गए। अब ऐसे में जोड़ तोड़कर यूपी में अखिलेश को साधने की कवायद भी की गई, लेकिन बदले में क्या मिला? अखिलेश की शर्तों पर महज 11 सीटों से लड़ने का ऑफर, जो बताता है कि मुश्किल राह पर इंडिया के सहारे आगे बढ़ने के कांग्रेस के प्लान 2024 की राह में बीजेपी से कहीं ज्यादा इंडिया के सहयोगी ही कांटे बिछाते नजर आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात पर एक और मोदी की गारंटी के जोर के सहारे बीजेपी का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है, तो दूसरी तरफ इंडिया में सीट शेयरिंग की पहेली अब तिलिस्म बन गई, जिसे सुलझाना फिलहाल विपक्षी दलों के नेताओं के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अब ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के खेमे में मच रही भगदड़ को समझने के लिए अब तक हुई इंडिया की गिनी चुनी ही सही उन बैठकों के एजेंडे और उस एजेंडे को चुनावी रणनीति में बदलने की कोशिशों में छिपी राजनीति को समझना जरूरी हो जाता है, जिस पर हम जरूर बात करेंगे, नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया के भविष्य और उससे जुड़ी बदलती सियासत पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। दरअसल यूपी में कांग्रेस, सपा और आरएलडी साथ साथ हैं। अभी तक सही, लेकिन ये तीनों दल एक साथ हैं क्योंकि तमाम मैराथन बैठकों के बाद भले ही सीट शेयरिंग पर कोई भी रणनीति बनी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने हाल ही में एक ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया है कि हम यूपी में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में सियासतदानों को दिल्ली तक रास्ता दिखाने वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की एक अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। तो ये सिलसिला कितना आगे बढ़ता है और कहां तक आगे बढ़ता है, ये तो जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन हम इंडिया के भविष्य के आंकलन के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं बिहार का। तो वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए बिहार में जनाधार तलाश रहे हैं और कल तक साथ साथ नजर आने वाले नीतीश कुमार अब विपक्षी खेमे में पहुंचकर राहुल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और ये मुश्किलें बढ़नी ही थीं। और जिस दिन केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान को पूरी दुनिया के सामने रखा था, तभी अनौपचारिक तौर पर ही सही बिहार में सत्ता परिवर्तन और सियासी समीकरण बदलने का ऐलान भी हो गया था। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की बिहार में जिस ईबीसी वर्ग के सर्वमान्य नेता के तौर पर छवि गढ़ी गई, उसकी बिहार में तादाद लगभग 36% है और जिस ओबीसी वर्ग पर नीतीश अपना हक मानते हैं, उसकी तादाद करीब करीब 27% है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के विकल्प के तौर पर ईबीसी के विकल्प को सियासी बिसात पर गढ़ दिया। फिर क्या था? वक्त की नजाकत को समझकर नीतीश पलट गए और हो गए बीजेपी के साथ और बढ़ गई कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया की मुश्किलें। अब रुख पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में कहानी टीएमसी के वर्चस्व और कांग्रेस लेफ्ट की अपनी अपनी खोई हुई सियासत को तलाशने के अवसर के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। दरअसल 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता ने जब यह ऐलान किया तब उनके मन में उपेक्षा का दर्द और तलखी भी देखने को मिली। ममता का कहना था कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए, जिसके चलते हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। ममता ने इस दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही कह डाला कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ये पूरी तरह से गलत है। जब भी मैं गठबंधन की बैठकों में हिस्सा लेती हूं तो मुझे लगता है वामपंथी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है।
मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया है। अब ये तो बात ममता के बयान की हो गई, लेकिन लड़ाई की असली कहानी तो सीट शेयरिंग की पेचीदगी में बयां होती है। क्योंकि खबरें तो ऐसी थीं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ऑफर कर रही थी, जबकि कांग्रेस कम से कम 7 से 10 सीटें दिए जाने की मांग कर रही थी, और अब भी कर रही है। दरअसल बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इनमें से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब ऐसे में अगर 2024 में कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। मगर साथ ही ये भी गौर करने वाली बात है कि जिस लेफ्ट के खिलाफ ममता की पूरी सियासत टिकी है, उसे भी इंडिया के सहारे अपना खोया जनाधार मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ममता के लिए मुसीबत बन सकता है। वैसे मुसीबत पंजाब और हरियाणा में भी कांग्रेस के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजाब में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी साफ तौर पर संकेत दे रही है कि वह पंजाब में अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की हालिया हुंकार बताती है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, जिसके चलते ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति का ऐलान कर दिया, जिसे कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। क्योंकि केजरीवाल अपने बयानों के जरिए कांग्रेस पर ऐसा दबाव बना रहे हैं, अगर वो इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ते भी हैं तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में इंडिया का नेतृत्व पंजा नहीं बल्कि झाड़ू करेगा, जो बताता है विपक्षी दलों की सामूहिक एकता के प्रतीक इंडिया को अभी भी सही दिशा और दशा की तलाश है, जिसको तराशने की शुरुआत हुई थी साल 2023 में। तो जैसा कि हम शुरुआत में कह चुके हैं कि वर्तमान में इंडिया के भविष्य को समझने के लिए इंडिया के भूत यानी इंडिया के फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन पर गौर करना होगा। अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये बात साल 2023 की है। 2023 के शुरुआती दिनों में ही नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। कई सिलसिलेवार दौरे होते हैं, फिर कई विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकातें होती हैं, तय किया जाता है एक ऐसे विपक्षी खेमे की रूपरेखा तय की जाती है जिसके बैनर तले विपक्षी दलों के साझा इरादों की बिना पर जनता के सामने वादों का ऐसा पिटारा पेश किया जाए जिसके जरिए 2024 की जंग जीती जा सके। और फिर आती है 23 जून 2023 की तारीख, जिस दिन पटना में एक मंच पर एक साथ कई सियासी दलों के नेता नजर आते हैं और सोचा जाता है कि कैसे बीजेपी के सामने अपनी चुनौती को मजबूत किया जाए। और बीजेपी को मात देने की इसी सोच को रणनीति में बदलने की खातिर रुख किया जाता है कर्नाटक के बेंगलुरु का, जहां 17-18 जुलाई 2023 को हुए मंथन के बाद नारा दिया जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड, मतलब हम एक साथ हैं और एकजुट हैं। इस एकजुटता को और धार देने के लिए आपसी हित अहित में उलझी सियासी महत्वाकांक्षा के बीच साझा सत्ता की चाहत को हकीकत में बदलने के लिए 31 अगस्त को मुंबई में सजता है विपक्ष का मंच, और 20 से ज्यादा दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया के नारे के साथ सियासी फिजाओं में उछाल दिया जाता है इंडिया का नाम। ऐसे में इंडिया, जिसके बैनर तले तमाम दलों के नेता जुट तो गए थे, मगर सवाल अब भी बरकरार थे कि एक मंच पर आए तमाम विरोधी नेताओं के दिल कितने मिल पाए। सियासी मजबूरियों के दरमियान उनके बीच दलगत राजनीति में उलझी दूरियां आखिर कितनी मिटी हैं, और इसकी असली परीक्षा बाकी थी, जिसके परिणाम आते हैं 3 और 4 दिसंबर को 2023 में। आपको याद होगा जब 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम आते हैं और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमल खिल जाता है, जबकि तेलंगाना कांग्रेस के खाते में जाता है। अब ऐसे में गौर करने वाली बात यह थी कि इंडिया का ऐलान तो हो चुका था और विपक्षी दलों के बीच एक गठबंधन भी हुआ था, मगर ये गठबंधन, या ये कहें कि ये सियासी दोस्ती सिर्फ लोकसभा के लिए ही थी। इससे पर्दा 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया में शामिल नेताओं की आपसी नूरा कश्ती के जरिए ही दिखाई देती है। फिलहाल करारी हार के फलस्वरूप फिर से इंडिया में शामिल दलों को एक मंच पर बुलाया जाता है और 6 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की जाती है। मगर आपसी खटपट तब तक इस कदर बढ़ गई थी कि इंडिया को जोड़ने वाले नीतीश, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में आने से इनकार कर देते हैं। अब कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस बैठक के तय तारीख पर न हो पाने का प्रमुख कारण तो यही सामने आता है कि इंडिया में जितने दल हैं उतनी ही सियासी उलझने भी हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की जाती है और सीट शेयरिंग के एजेंडे पर अगली रणनीति बनाने के लिए तो दिल्ली में इंडिया की चौथी बैठक होती है और सीट शेयरिंग की डेडलाइन तय की जाती है।
साथ ही नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका देते हुए खड़गे को गठबंधन दल का नेता बनाए जाने के मत पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। यहीं से इंडिया की बैठक के एजेंडे से यहीं से शुरू होती है इंडिया के उलझते भविष्य की शुरुआत, क्योंकि इस बैठक में नीतीश को वो तवज्जो नसीब नहीं होती जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। साथ ही सीट शेयरिंग पर कहानी फंस जाती है, जिसके चलते ही सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर तक एक मत बनाने की डेडलाइन तय की जाती है। ऐसे में 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाने के बीच अचानक, जी हां अचानक, क्योंकि 13 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया में शामिल दलों के नेताओं की बैठक में न शामिल हो पाने का ममता बनर्जी का प्रमुख कारण इसी ओर इशारा कर रहा था। ममता के खेमे से खबर आई थी कि बैठक शॉर्ट नोटिस पर हुई थी, जिसके कारण ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हो पाई। साथ ही वो बैठक के एजेंडे से भी अनजान थे। साथ ही उद्धव भी इस बैठक से नदारद रहे। वहीं इस बार इंडिया की बैठक में यूपी के लड़कों की जुगलबंदी भी नजर नहीं आई और अखिलेश बैठक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से नजर नहीं आए थे। खैर, कोई आए ना आए, पर अपने काम को वक्त रहते अंजाम देने की कांग्रेस की रणनीति को अमली जामा पहनाया जाता है और सियासी गलियारों से खबर आती है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस दौरान पीएम मोदी के सामने विपक्ष के किस नेता के कंधों पर 2024 की जीत की जिम्मेदारी रखी जाए और किसे सेनापति बनाकर चुनावी सरजमी पर विरोधियों को चारों खाने चित किया जाए, इस मसले पर एक राय बनाने के लिए माथापच्ची की जाती है। ऐसे में विपक्षी दलों को जोड़ने का सबसे पहले बेड़ा उठाने वाले नीतीश कुमार की सियासी इच्छाओं पर लगाम कसी गई और विपक्षी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी एक तरीके से विपक्षी दलों के महारथियों की कमान चुनावी युद्ध में खड़गे के पास चली गई और खुद को सियासी भीष्म पितामह बनाने की राह पर निकल रहे नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें इंडिया के संयोजक का पद नहीं चाहिए। आपको याद दिला दें, नीतीश के इस रुख की पुष्टि तात्कालिक बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने की थी। तात्कालिक शब्द का जिक्र यहाँ पर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार कल भी सरकार के मुखिया थे, अब भी सरकार के मुखिया हैं, मगर तब बिहार में सरकार महागठबंधन की थी, अब एनडीए की। खैर, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंडिया की बैठक से निकलकर सामने आई बातों की। दरअसल इंडिया की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था उनकी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि गठबंधन जमीन पर मजबूत बने और बढ़ता रहे। साथ ही नीतीश कुमार ने सलाह दी कि कांग्रेस में से किसी को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब सच तो यह था कि नीतीश कुमार तब जिम्मेदारी नहीं बांट रहे थे, बल्कि अपना पल्ला झाड़ रहे थे और अपना सियासी वजूद बचाने के लिए नई राह तलाश कर रहे थे और वर्तमान सियासी दौर अब इसकी तस्दीक भी कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सियासत वक्त से पहले ही सही वक्त पर सही रणनीति के जरिए सही दांव चलने का ही खेल है और इस खेल में वही शख्स जीतता है जो सिर्फ जीत की चाह नहीं रखता, बल्कि अपनी जीत के लिए अपने आसपास मौजूद, चाहे फिर वो कोई विरोधी ही क्यों ना हो या फिर कोई दोस्त हो, उसे मात देने का दमखम रखता है।